सभी दर्शक लोग के और एगो चर्चा कार्यक्रम में आप लोग के स्वागत करते हैं जा। और आज हमने के संगे ई मंच पर जुड़ल हवन एगो स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉग डॉक्टर मनीषा भाया। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। धन्यवाद उमा जी, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो आपसे अभी बहुत से सलाह लेंगे, बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, चूँकि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जब हम लोग देखते हैं कि हृदय संबंधी जो बीमारी होती है उसके कई कारण होते हैं, लेकिन अगर एक इंसान मोटा है तो उसको ये ज़्यादा खतरा है हार्ट की बीमारी होने का। जी, आपने सही फरमाया कि हार्ट डिजीज़ के बहुत सारे कारण हैं और हार्ट डिजीज़ भी बहुत तरीके की है, एक तरीके की नहीं है। लेकिन अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आप मोटे हैं, और मोटे में भी जो हम जिसे कहते हैं एक ओबीस कैटेगरी है, उसमें अगर आप आते हैं तो आपकी हार्ट डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा है बनस्पत अगर आपका वज़न नॉर्मल है। अगर हम एक महिला का उदाहरण लेंगे, एक महिला का वज़न कितना होना चाहिए? अब 50 की एक महिला है तो उसका वज़न कितना होना चाहिए? वो इस कैटेगरी में नहीं आ सकती कि वो मोटा है। तो वजन का रिलेशन उम्र से 18 साल के बाद अडल्ट एज में हम जो कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, वो है आपका वजन किलोग्राम में डिवाइडेड बाय आपकी हाइट मीटर में कितनी है टू द स्क्वायर। तो इसको हम कहते हैं बीएमआई, और इसके बेसिस पे हम मोटापे को डिफाइन करते हैं। तो 19 से लेके 25 को नॉर्मल माना जाता है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। 25 से लेके 29, 25 से लेके 29 कैटेगरी है ओवरवेट का, और 30 और उससे ऊपर का है ओबीस, और अगर 35 से ऊपर चले जाएंगे तो वो मॉर्बिड ओबीस हो जाता है। और अगर आप 19 केजी पर मीटर स्क्वायर से नीचे हैं तो आप अंडरवेट की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो ये नहीं है कि 50 की उम्र है तो आपका बीएमआई आपका जो है वो 19 और 25 के बीच में रहना चाहिए, वो ऑप्टिमल है। तो आप कई वर्षों से मॉरिशस में हैं और यहाँ पे कई जगह पे आपने काम किया है, खासकर जो है प्राइवेट सेक्टर में। तो आप हमें बताएं कि आप अगर आपने सर्वे किया है, एनालाइज किया है, तो आपको क्या लगता है मॉरिशस में हालत क्या है ओबेसिटी का? देखिए, एक तो है हमारे पास जो गवर्नमेंट का डेटा आता है, वो तो है ही एनसीडी में, जो कह रहा है लगभग 30% जो है हमारे मोटापे की प्रेवलेंस है। अब इसमें उन्होंने ओबीस को लिया है, लेकिन ओवरवेट तो उससे भी ज़्यादा होंगे। परंतु हम सभी इस सोसाइटी में रहते हैं, किसी भी मॉल में चले जाएं और 1 घंटे लोगों को देखें, ठीक है। अगर आपने 100 लोग देखे तो उनमें से कितने आपको मोटे दिखे, इसका जवाब हर एक को मिल जाएगा। बट प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से 30-35% तो है ही है। और जो दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ 15 साल में, मैंने जो यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि कम उम्र के लोग ज़्यादा मोटे हैं। तो आप मतलब अगर आप बच्चे देखें और अडोलेसेंट देखें, यंग अडल्ट देखें जो अंडर 30-35 हैं, आप उनमें देखेंगे तो मोटापा ज़्यादा है। अब मैं एक ऑफिशियल डेटा नहीं दे सकती यहाँ पे, बट हम सबके लिए जो है ये एक ऑब्जर्वेशन का विषय है। और आई थिंक एक शॉपिंग मॉल जो है, कोई भी शॉपिंग मॉल, चाहे फिर कोई भी ले लें, हमारे पास बहुत सारे हैं, हमारे को खुद ही इसका जवाब मिल जाएगा। हाँ, तो आप हमें बताएं कि यानी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं मोटापे का, यहाँ पे मोटापा जो है एक कारण बनता है कई बीमारियों का, और मेन जो है यहाँ पे क्या हृदय संबंधी बीमारी मेन है या अन्य बीमारियाँ भी इसके साथ जुड़ सकती हैं? तो मोटापा तो पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, बट एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। तो जैसे अगर आप मोटे हैं, एक शुरुआत है, अगर आप मोटे हैं तो इससे जो मैं हृदय से संबंधित बीमारियों के बारे में पहले बोलूँगी, तो सबसे पहले अगर आप मोटे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा। तो जो हाइपरटेंशन है, जो कि अल्टीमेटली हार्ट डिजीज़ को प्रमोट करता है, तो हाइपरटेंशन मोटापे से एसोसिएटेड है। डायबिटीज, जो कि मॉरिशस में हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दो सबसे बड़े ड्राइवर हैं। तो डायबिटीज मोटापे से एसोसिएटेड है, उसका हमें क्लियर कट पता है कि अगर आप मोटे हैं तो अगर इंसुलिन नॉर्मल भी है तो वो काम नहीं करेगी और डायबिटीज होगा सबसे पहले। फिर उसके बाद एक और चीज़ है
कि ये दोनों चीज़ें प्लस आपकी कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मलिटी भी बढ़ जाएगा, तो वो भी आपका हार्ट डिजीज़ पे है। फिर उसके बाद में जो है अगर आप एक सोने में दिक्कत आना, सोते समय सांस नहीं होना, जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं, वो बढ़ जाता है। उसके अलावा मोटे लोगों में सडन कार्डियक डेथ ज़्यादा है, मोटे लोगों में हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है। तो रिदम की प्रॉब्लम्स, रिदम हमारी एबनॉर्मल हो जाना, गति हार्ट की गति का गलत हो जाना, वो भी जो है वो मोटापे से एसोसिएटेड है। स्ट्रोक भी मोटापे से। तो कोई भी बीमारी ले लें, लगभग सारी कॉमन बीमारियां जो हमारे पास हैं, उसका मोटापा जो है एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है और एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। ये नहीं है कि पतलों को हार्ट डिजीज नहीं होगा या हर मोटे को हार्ट डिजीज होगा, पर संभावना बढ़ जाती है ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। हाँ। तो इसके पीछे कारण क्या है? खान पान पे आता है जी? अब मोटापे के भी बहुत कारण हैं, ठीक है। कभी कभी तो हम देखते हैं कि बचपन से ही 5 साल से कम उम्र में ही बच्चा मोटा है, उसमें हार्मोन की प्रॉब्लम ज़्यादा प्रीडोमिनेट करती है, क्रोमोसोम जेनेटिक प्रॉब्लम उसमें प्रीडोमिनेट करती है। लेकिन जो अडल्ट एज में हम अक्वायर करते हैं, एडोलेसेंस के बाद, उसमें जो है एक काफ़ी बड़ा रोल हमारे खाने पाने, जीवन शैली, लाइफस्टाइल। तो आप खाना, जितना आप ऊर्जा ले रहे हैं उतनी अगर आप खर्च नहीं कर रहे, तो वो ऊर्जा का तो जो है कि वो तो डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती, तो इकट्ठी होगी, तो वो बॉडी जो उसे फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करेगी। तो खाने पीने से तो है ही है, प्लस एक्टिविटी से भी है। आपने अगर 100 कैलोरी खा ली और कंज्यूम आपने 50 की, तो 50 कैलोरी को आपकी बॉडी में तो डिपॉजिट होना है, और बॉडी जो है उसको फैट में स्टोर करके करेगी। तो जितना आप ले रहे हैं और जितना आप खर्च कर रहे हैं, अगर उसमें तालमेल गड़बड़ा गया तो आप मोटे होंगे। और कारण हार्मोन तो है ही, बट लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। तो बहुत से लोग जैसे सोचते हैं कि अभी तो जीवन है, अभी एंजॉय करना है, खा लो पी लो, फिर बाद में इसका इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे शरीर पर, कहीं ना कहीं पड़ता है, लेकिन तब तक देर भी हो जाती है। तो क्या इसके लिए ज़रूरी है एक इंसान जो है अभी से ही सचेत हो जाए, उसे संभल जाना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और कुछ मेरा इत्तेफाक ऐसा रहा कि पहले बच्चों की मैंने स्पेशलाइजेशन की और फिर हार्ट की, तो एक पूरा स्पेक्ट्रम हमने देखा। तो अगर बचपन में भी ओबेसिटी है तो वो तो गलत है, बहुत सारी बीमारियों को देती है। अगर आप 1 साल, मैं तो कह रही हूँ 1 साल की उम्र, कहने के लिए 1 साल का बच्चा बहुत छोटा है, तो अगर आप सोचो तो 1 साल भी अगर बॉडी को अब्यूज किया जा रहा है तो वो भी गलत है। हम बचपन में ही, हर पीडियाट्रिशियन कहता है फॉर्मूला फीडिंग कम करो, ये फैरेक्स और ये जो फॉर्मूला फीड्स हैं जो ओबेसिटी से एसोसिएटेड है। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी जीवन शैली जब से आप पैदा हो और जब तक आप जीवित हैं उसको अपनाना जरूरी है। और रही बात की अगर अच्छी क्वालिटी लाइफ, अच्छी क्वालिटी लाइफ तो अच्छा खाना खा के, हरी सब्जियां, ब्रेड वगैरह ना खा के भी अच्छी क्वालिटी लाइफ है। ये तो हमने सोच लिया है कि अगर हम चीनी वाली चीजें खाएंगे, बाहर बैठ के खाएंगे, जंक फूड खाएंगे तो मजा है, और अगर हम पौष्टिक भोजन करेंगे अपने घर में बैठ के तो वो मजा नहीं है। तो सबसे पहले तो वो सोच बदलनी है। और खाना, न्यूट्रिशन तो जो है वो बैलेंस्ड और अच्छा हमेशा, और हर परिवार को जो है वो डे 1 से हर एक के लिए, चाहे उम्र कोई भी हो, उसको इस्टेब्लिश करना ही करना। आप 40 साल तक गलत आदत डाल के 41st ईयर के 41st बर्थडे पे अपने आप को बदलना मुश्किल है, असंभव नहीं पर मुश्किल है। तो जैसे आपने बताया कि आप एक बाल चिकित्सक भी हैं साथ में, तो आपने काफ़ी ऑब्जर्वेशन किया, और आपने जिसे बताया कि एक बच्चा जो है अगर 1 साल का है, यहाँ पे अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया, वो मोटापे का शिकार है, तो आगे चल के उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। तो ऐसा है कि जो फैट है, जब बॉडी फैट बनाती है तो वो फैट सेल में कन्वर्ट करती है, और बचपन में तो वो सेल्स बन रहे हैं। एक बार वो सेल बन गए तो आपने अपने आप को पतला भी किया तो भी वो सेल तो बना हुआ ही है, वो फैट सेल तो रहेगा ही। और फिर वो, आप मिसेस उमा हैं, मैं मनीषा हूँ, बट हैं तो हम बिलियंस ऑफ सेल्स जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, न्यूरोकेमिकली, न्यूरो हार्मोनली हमारा कम्युनिकेशन है। तो अगर वो एक बार सेल बन गया, वो इन्फ्लेमेशन मार्कर्स आ गए तो वो कम किए जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो हो ही जाती है ना। हमने देखा है पोस्टमार्टम स्टडीज में कि आर्टरियों में प्लाक्स 2 साल की उम्र में भी बच्चों के मिलते हैं।
अब ये बात अलग है कि वो बढ़ते बढ़ते जब तक वो प्रेजेंट करते हैं तब तक आदमी 25, 30, 40 का हो जाता है, बट शुरुआत तो पहले से ही हो चुकी होती है। अब आप हो जाती सुनेंगे है। कि जवान लोगों में हार्ट अटैक हो रहा है, बट 25 साल 26 साल तो उसने अपनी बॉडी को अब्यूज किया ना। तो डे वन कोई भी उम्र जो है वो अच्छी जीवन शैली के लिए जल्दी नहीं है, और बीमारी बहुत साल पहले शुरू हो रही है। आप जब तक शिकार होते हैं बीमारी का या डॉक्टर पकड़ता है, अमूमन 10-15 साल निकल चुके होते हैं। देर हो जबकि जाती है। पहले टेस्ट, अच्छे से अच्छा टेस्ट आपको पहली बार पकड़ेगा। ठीक है, चाहे कितना ही एआई का नाम ले लो, चाहे कितने बड़े बड़े आप मतलब टेक्नोलॉजी का नाम ले लो, जिस दिन हमारी टेक्नोलॉजी आपको पहली स्टेज पे भी डायग्नोज कर रही है, उससे पहले अमूमन 5-10 साल बीत चुके होते हैं क्रॉनिक डिजीज में। तो क्या इसके लोग अनजान हैं, माता पिता अनजान हैं कि उसका बच्चा, अगर बहुत से लोगों की ये धारणा है कि अगर उसका बच्चा वो थोड़ा सा गोलू मोलू है, स्वस्थ है, उसके हिसाब से वो ठीक है, वो स्वस्थ है, लेकिन जिसे आपने बताया आगे चल के वो किस तरह की समस्या का सामना कर सकता है। लेकिन आप हमें बताएं कि एक बच्चा जो है 1 साल का, उसका वजन कितना होना चाहिए, किस तरह से माँ बाप कंट्रोल कर सकते हैं? 1 साल में तो हम अमूमन 10 किलो मानते हैं, हम बिल्कुल उस पे आ गए। परंतु बचपन में क्या है, क्योंकि बच्चे का हाइट वेट बदलता है, तो मैंने जैसे बोला बॉडी मास इंडेक्स तो वेट अपॉन मीटर स्क्वायर है, तो हमारे पास चार्ट्स हैं। तो उस चार्ट्स के बेसिस पे हम देखते हैं कि अगर इसकी उम्र इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, तो कितना वेट होना चाहिए। तो हर पीडियाट्रिशियन के पास जो है वो चार्ट होता है। तो अगर आप अपने बच्चे को लेके जाएंगे तो वो आपको जो है वो बताएगा कि वो नॉर्मल वेट का है या वो ओवर वेट है या ओबीज है, किस कैटेगरी में आ रहा है। और हमारे को जिंदगी पूरी जीवन में अपने आप को नॉर्मल रेंज में रखना है। अब वही तो बात है कि चाहे ब्लड प्रेशर है, हमारा नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए, ब्लड शुगर है नॉर्मल रेंज में रहनी चाहिए, वजन नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए पूरे लाइफ स्पैन में। ठीक है, वो बैलेंस पूरी जिंदगी बना के रखना है। तो आप पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे तो वो आपको बताएगा। 3 साल की उम्र में हर पीडियाट्रिशियन एक बार बीपी जरूर चेक करता है। अगर आप मोटा है बच्चा तो उसको ज्यादा चेक करना है, डायबिटीज के लिए भी ज्यादा चेक करना है। तो जो बड़ों में लागू होता है वो बचपन में भी होता है, फ्रीक्वेंसी थोड़ा बहुत फर्क होगा, थोड़ा वहाँ पीडियाट्रिशियन ज्यादा हेल्प करता है क्योंकि बच्चा ग्रोथ पैटर्न में वैरी करता है, तो फिक्स नंबर नहीं है। तो डॉक्टर मनीषा, हम ये जानना चाहेंगे आपसे, जिससे आप यहाँ कई वर्षों से कार्य कर रही हैं, तो हमें बताएं कि जैसे आपने शुरू में बताया कि एक बच्चे को भी हार्ट संबंधी बीमारी हो सकती है, तो हमने भी ये देखा है कि 10 साल का बच्चा है या फिर 14 साल का, 16 साल का, उसे ये हृदय संबंधी बीमारी या कुछ अटैक आ गया है। तो इसके अब पीछे इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक वो कैटेगरी है जिसमें बच्चा पैदाइशी हार्ट की बनावट गड़बड़ होने के कारण पैदा होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, उसका ओबेसिटी से रिलेशन नहीं है, वो एक अलग कैटेगरी है। वो जन्म से ही जो हृदय की जो बनावट है वो गड़बड़ है, तो हम कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज की बात नहीं कर रहे। उसके अलावा हार्ट के इन्फेक्शन हो सकते हैं बचपन में, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं अभी इस समय आर्टरीज का ब्लॉक होना या हार्ट का सही तरीके से काम नहीं करना, मोटापे, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों के कारण से, और रिदम एबनॉर्मलिटीज। तो हमने देखा है कि यूजुअली एडोलेसेंस के आसपास शुरुआत हो जाती है और पकड़ में आने लग जाती हैं ये चीज़ें। तो जब बच्चा टीनेजर होता है उस समय एक प्रॉपर चेकअप होना, और यहाँ तक कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल का नाप होना, और अब तो गाइडलाइन ये कहती है कि उसका जो जेनेटिक मार्कर है, और बताना चाहूँगी कि मॉरिशस में भी अब ये टेस्ट अवेलेबल होने लगा है बहुत ईजीली। हर बच्चे का 9 से 11 साल की उम्र के बीच में एक प्रॉपर इवैल्यूएशन कि उसके हार्ट डिजीज होने के संभावना कितनी है, रिस्क फैक्टर कितने हैं, वो एटलीस्ट 9 to 11 में चेक होना जरूरी है। और अगर उसमें वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की शुरुआत, प्री डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मलिटी, वजन का ज्यादा होना कुछ भी पाया जाता है, तो उसी समय से उसको जो है सलाह दी जा सकती है जीवन शैली की, दवाइयाँ अगर ज़रूरी हैं तो उसकी, और उसको एक फॉलो अप में डाला जा सकता है ताकि उसको ये बीमारी कभी भी ना हो। तो जैसे हम लोग आज इस विषय को यहाँ पे इस विषय को लेकर बात करें हैं, ओबेसिटी को लेकर, और कार्डियक संबंधी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं,
तो हमें बताएं मेडिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर मेडिकेशन के बारे में बात करें, कुछ लोग जो हैं मोटापे को कम करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, तो क्या क्या दवाइयाँ उपलब्ध हैं और बताएं कि वो सही है लेना या सही नहीं है। उमा जी, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, और स्पेशली अब जब हमारे पास बहुत सारा आर्सेनल अवेलेबल है, बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। तो अभी यहाँ पे जो है, मैं एक दवाई का तो नाम जो सबने सुना है, सेमाग्लूटाइड या ओजेम्पिक के नाम से, वेगोवी के नाम से, मोन्जारो, ये सारी दवाइयाँ जो है ये मार्केट में आई हैं और मॉरिशस में भी उपलब्ध हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये दवाइयाँ बहुत अच्छे डेटा के साथ आई हैं कि ये अब जो दवाइयाँ आ रही हैं, जितनी भी आ रही हैं, वो डायबिटीज के लिए हों, हार्ट फेलियर के लिए हों, ब्लड प्रेशर के लिए हों, वो सिर्फ एक ऑर्गन को पे काम नहीं करती, उनका मल्टीपल इफेक्ट है। ठीक है, तो अब जैसे सेमाग्लूटाइड है, ये जो आई डायबिटीज के लिए थी, पर ये पाया गया कि ये मोटापे को कम करती है। मोटापे को कम करने के साथ उससे एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस को कम करती है। तो फिर पाया गया कि सिर्फ डायबिटीज के लिए नहीं, हम इसको मोटापे के लिए भी दे सकते हैं। पर एक चीज याद रखें कि कोई भी दवाई है, चाहे कितनी भी अच्छी है, एक फॉरेन बॉडी है। कितने ही अच्छे डेटा के साथ आए, वो एक फॉरेन पार्टिकल है और साइड इफेक्ट होने की संभावना रहती है, और इंडिविजुअल टॉलरेबिलिटी जो है वो वेरी करती है। तो जो जीवन शैली है उसका सब्स्टिट्यूट दवाई कभी भी नहीं होगी। पहली बात तो ये है, वो तो करनी ही करनी है, हिलना डुलना खाना पीना तो करना ही है। अब आती है दवाई की बात। तो डायबिटिक्स में जिनको डायबिटीज हो गई है और वो मोटे हैं, इन दवाइयों का जो बेनिफिट है वो बहुत है। तो अगर आप मोटे भी हैं और आपको डायबिटीज भी है एस्टैब्लिश्ड, तो ये दवाई लेना काफी फायदेमंद है। इससे डायबिटीज भी कंट्रोल होती है, वजन भी कम होता है, और मोटापा डायबिटीज को ड्राइव कर रहा है, तो मिला जुला ये बेनिफिट है, और ये हार्ट, किडनी और पूरी बॉडी को, पूरे ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करता है। और अब तो ये हो गया है कि गाइडलाइन में भी ये कह रहे हैं कि इसको पहली दवाई की तरीके से कंसीडर किया जाए उन लोगों में जो टॉलरेट कर सकते हैं। हालांकि अब कॉस्ट एक इशू है, बट वो एक मेडिकल बात नहीं है, तो उनमें तो बात क्लियर कट है। अब आता है वो कैटेगरी जो कि मोटा है लेकिन डायबिटिक नहीं है, बाकी तरीके से वो स्वस्थ है और वो यंग भी है। ठीक है, अब उसमें सवाल आता है कि क्या अब दवाई दें। तो अब इसमें कोई एक 100% रूल अभी तक उभर के नहीं आया है। एक टेंडेंसी है कि मैजिक हो जाएगा, हम अगर दवाई खा लेंगे तो हम पतले हो जाएंगे, बाकी कुछ हमें करना नहीं है। तो आप रोज पिज्जा खा के, कोक पी के, चीनी वाली चीजें खा के, दवाई लेके अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, तो एक चिकित्सक के नाते और जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं बोलूंगी कि ये काम नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जितनी भी ये दवाइयां हैं, जब आप इनको बंद करोगे तो वापस मोटे हो जाओगे। ठीक है, तो वहां पे मेरी ये राय है कि सबसे पहले आपको अपनी जीवन शैली ठीक करनी है। अब उसके बाद भी आप ओबेसिटी की तरफ हैं, आप उस कैटेगरी में हैं, तो फिर एक चिकित्सक जो है, जिसको इसके बारे में एक्सपीरियंस है, आपको अच्छी तरह से समझाए कि ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये इसके बेनिफिट्स हैं, तो उसमें जो है ये दवाइयाँ काम करती हैं और दी जा सकती हैं और देनी भी चाहिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर एक्सपेक्टेशन के साथ। अगर आप मैजिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं महंगी दवाई ले लूंगा और मेरे साथ मैजिक हो जाएगा, तो उसके साइड इफेक्ट समझने ज़रूरी हैं कि जैसे ये दवाइयाँ काम कैसे करती हैं। ये आपका एपिटाइट कम कर रही हैं, तो ये एपिटाइट कम कर रही हैं, तो आपको जो खाने की इच्छा नहीं करती, तो इस तरीके से आपको पतला कर रही हैं। बट मालोकेयर, ये जो नौशिया है, गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस है, ये इनका कॉमन साइड इफेक्ट है, तो वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, हर इंडिविजुअल में अलग अलग होगा। दूसरा जो है पैनक्रियाज और थायराइड और इन ग्लैंड्स पे इफेक्ट अभी क्लियर कट हमें थोड़े बहुत हमारे को उस डायरेक्शन में रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी क्लियर कट नहीं है, क्योंकि ये अभी भी दुनिया में रिलेटिवली अर्ली डेज हैं इन दवाइयों के। फिर उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं डिप्रेशन वगैरह के साथ भी एसोसिएटेड है, क्योंकि खाना एक प्लेजर फूड भी के लिए भी होता है, तो जब आपकी एपिटाइट सप्रेस होती है तो डिप्रेशन ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक में होगा, तो इंडिविजुअल चुनना पड़ेगा कि भाई किस आदमी को, उसको समझाना पड़ेगा कि कैसे ये फायदा करेंगी। सचेत रहना पड़ेगा कि अगर कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो आप उसको डिसकंटिन्यू करो, कम से कम डोज से शुरू करके आप ऊपर बढ़ते हो उस कैटेगरी में,
और फिर आप डिसाइड करते हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2-3 कैटेगरी की दवाइयाँ आई हैं, हो सकता है आप एक टॉलरेट करें, दूसरी ना करें, तो इंटरचेंजेबिलिटी, बट आपको आपके चिकित्सक के साथ एक पार्टनरशिप में आपको ये सफ़र को तय करना पड़ेगा, और जिसमें जीवन शैली का तो बहुत बड़ा रोल है, और फिर दवाई भी है अब हमारे पास, और ये एक अच्छी बात है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है, और हालांकि ये सब दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह अत्यंत ज़रूरी है। तो मनीषा जी, आप हमें बताएं कि जब हम लोग ओबेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने खान पान पर लापरवाही करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो एक कारण होता है कि हम इसका शिकार हो सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि मोटापा से बचने के लिए कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि चावल नहीं लेना चाहिए, ब्रेड नहीं लेना चाहिए, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसी धारणाएं हैं। आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कहाँ तक सच है। अगर ये धारणा सब में हो तो मोटापा शायद होगा नहीं। ठीक है, सोचने की बात सिंपल है। खाद्य, जितना भी हम खाना खाते हैं, उसमें 3 मेजर कैटेगरीज हैं जो एनर्जी देती हैं। कार्बोहाइड्रेट, जो कि चावल, ब्रेड, रोटी, सारे सीरियल हैं। उसके बाद है फैट, जो कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है, तो बटर, मार्गरेन, ऑलिव ऑयल, ये सब उसमें आते हैं। और तीसरा है प्रोटीन, जो चिकन, फिश, एग्स, मिल्क हम ले रहे हैं। 3 है कैटेगरीज। अब जो कार्बोहाइड्रेट है, वो एक तरीके से समझने की बात है कि वो एक बॉडी सीधा उसको लेती है, जितना कंज्यूम करना है कंज्यूम करती है, फिर उसको फैट बना के स्टोर कर देती है। तो आप उतना ही कार्बोहाइड्रेट लें जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आपने 100 कैलोरी का कार्बोहाइड्रेट ले लिया और आपने 20 ही कंज्यूम किया, बॉडी उसको फैट बना के स्टोर कर लेगी। तो अगर आप फैट कम भी खा रहे हैं, मैंने तो तेल बहुत कम खाया, लेकिन आपने तो 2 स्लाइस ब्रेड के खा लिए, बटर नहीं लगाया उस पर, तो आपने तो बॉडी तो अपने आप फैट बना के उसको स्टोर कर देगी। वो कार्बोहाइड्रेट उतना ही जरूरी है जितनी आपकी दिनचर्या में यूटिलिटी है। तो अब आजकल तो हमारी लाइफ भी सेडेंटरी हो गई है, गाड़ी में बैठ के जाते हैं, बैठे रहते हैं, फोन देखते रहते हैं। तो बॉटम लाइन है, दिन में मेरे हिसाब से तो मिनिमम कार्बोहाइड्रेट एक बार से ज्यादा ना लें। चीनी वाली चीजें तो बिल्कुल बंद की जा सकती हैं, डायबिटीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोलती हूँ, ये जो फरीन ब्लॉ है, जिबले कोई अच्छा नहीं है, लेकिन वो फरीन ब्लॉ से थोड़ा बेटर है। तो वो वाइट राइस बुरा है, ब्राउन राइस अच्छा नहीं है, बट वाइट से थोड़ा बेटर है। तो क्वांटिटी तो कम करें, साथ में क्वालिटी को बदलें। पास्ता भी खाना है तो उसको वो होल व्हीट का लें, तो ये थोड़ा बदलाव करें। कम से कम लें चीज़ों को। उसके बाद हरी सब्जियां लें, अगर आपको भूख लग रही है थोड़े से नट्स ले लें, डेयरी प्रोडक्ट थोड़ा लें, ये ओमेगा फिश है, चिकन है, वो लें, और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा ना लें। ये एक बॉटम लाइन है मतलब आपको खाने पीने का, एंड इसका ओबेसिटी में कार्बोहाइड्रेट इंटेक का काफ़ी योगदान है। हाँ, तो मनीषा जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप आखिर में क्या बोलना चाहेंगे संदेश के रूप में? क्या लोगों को रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए, ज़रूरी है? हिलते तो रहना ही है। अब उसे एक्सरसाइज का नाम दो, या उसे मतलब मानो कि ये तो एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि जिंदगी का मतलब ही हिलना है। तो जितना हिल सको चलो, पैदल सबसे सिंपल है। फिर अगर तेज चलते हो तो बहुत अच्छी बात है, दौड़ सको तो दौड़ो। एस्केलेटर, लिफ्ट जितनी ना यूज करो करो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, तो उसमें आपको चलना पड़ेगा। शॉपिंग मॉल में जाओ तो पैदल चल के जाओ, कोशिश करो कि कुछ थैलियां हाथ से उठा लो। और बाकी जो स्पॉट आपको अच्छा लगे वो तो बहुत जरूरी है, तो वो तो करते ही रहना है। क्योंकि मसल अगर है तो वो मसल ही कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी को जल्दी यूज करेगी। अगर मसल खत्म हो गई बॉडी की तो सारा का सारा फैट बन जाएगा। तो इसीलिए चलना तो बहुत ही अति आवश्यक है, और हर उम्र पे आवश्यक है। जब तक सांस है चलते रहो। हाँ, तो जिसे कहते हैं कल का इंतज़ार मत करो, जो करना है अभी करो। हाँ, तो अगर हम कंसंट्रेट करें कि हमें स्वस्थ रहना है, हमें ये सोचना है कि हमें आगे चल के किसी तरह की बीमारी को आमंत्रित नहीं करना है, तो अभी से ही सचेत हो जाना ज़रूरी है। जी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ये धन्यवाद। सभी जानकारियाँ बांटने के लिए, और हम यही आशा करते हैं हमारे जो दर्शकगण हैं ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं।
तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप कि मॉरिशस में शॉपिंग मॉल की बजाय बीच पे ज़्यादा भीड़ मिलेगी। बिल्कुल, हम यही आशा करते हैं। तो धन्यवाद। तो चर्चा कार्यक्रम के ई करी के हमने हैजे परी विराम देवत हैं जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से मुलाकात करब जा। अभी खातिर हमने के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवत जा। नमस्ते।